हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अलका गोयल। भारतीय राज्य व्यवस्था के वीडियोस की श्रृंखला में आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है भारतीय संविधान की बेसिक जानकारी, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संघात्मक व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। इसके अलावा संविधान में वर्णित जो अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, अध्याय हैं, उनका व्यापक अध्ययन, और आज हम मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में मैंने आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और मुख्य संशोधनों से अवगत कराया था, और जो 44वां संशोधन हुआ था उसमें एक बहुत ही व्यापक संशोधन भी हुआ था हमारे संविधान के भाग 4 में। और जो भाग 4 है यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें जो अनुच्छेद 51 है, इसमें मतलब आ जोड़ा गया था चतुर्थ भाग में, और इसको हम कै भी बोल देते हैं, आ भी बोल देते हैं। और चतुर्थ आ जो है उसमें हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकार तो थे पर मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसलिए ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। और ये मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे स्टूडेंट्स, लेकिन वर्तमान में 11 हैं, क्योंकि 86वें संशोधन के बाद में एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत भी जोड़ा गया था, जो मैं अभी आपको जब एक एक करके बताऊंगी तो उसका उल्लेख आपके लिए आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य बताया वो कि हम संविधान का पालन करें, यानी जो भी हमारे संविधान में वर्णित है उसके जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, यदि इनका कोई अनादर करता है तो वह व्यक्ति गलत है। यानी राष्ट्र के प्रति चूंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान से जुड़े हुए प्रत्येक जो चिन्ह हैं, प्रत्येक जो भी बातें हैं, संस्थाएं हैं, उन सब का हम पालन करें, उनके नियमों का हम पालन करें। इसके अलावा दूसरा कर्तव्य है स्टूडेंट्स की स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले जो नेता थे, उनके जो उच्च आदर्श थे उन नेताओं के, उनको हम हृदय में संजोएं, यानी हम उनके पद चिन्हों पर चलें, उनकी अच्छी बातों को याद करें और उनका पालन करें। तीसरी बात है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता को कोई भी आघात पहुंचे, यानी ऐसी ना तो कोई बात करें और ना ही ऐसी कोई हम अफवाह फैलाएं और ना ही कोई ऐसे कार्य हम करें। इसके अलावा जो हमारा चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर मातृभूमि की सेवा करें, यानी कभी भी हमें यदि इस तरह का आह्वान हो तो हम मातृभूमि अपने देश की सेवा कर सकें, अपनी भूमि की सेवा कर सकें और सेना में जाने के लिए भी तैयार रहें। और ये केवल सेना के लिए नहीं है, हम किसी भी तरह से सेवा कर सकते हैं हमारे सैनिकों की। हम उन्हें सहायता, खाद्य सामग्री पहुंचा सकते हैं, हम उन्हें सामान्य तौर पर भी हमें उन्हें किसी भी तरह से सहायता कर सकते हैं, वो भी हमारे देश की, हमारी मातृभूमि की सेवा ही हुई। इसके अलावा जो 5वां कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में मधुर संबंध और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। किसी भी प्रकार के ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं करें, कुछ भी ऐसा ना बोलें, ना कोई ऐसी पोस्ट करें, चूँकि सोशल मीडिया में बहुत सारी जो घृणात्मक पोस्ट होती हैं इधर उधर, और बहुत सारी वो सांप्रदायिक झगड़ों का कारण बनी हैं, इसलिए इस तरह का कोई भी कार्य ना करें। और धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित कोई भी भेदभाव है उससे हम परे रहें, उससे दूर रहें, और ऐसी कोई भी कार्य नहीं करें जो कि स्त्रियों की मर्यादा के विरुद्ध हो, क्योंकि स्त्रियां बहुत ही सम्माननीय, पूजनीय हैं और उनसे क्या है माहौल खराब होता है। इसके अलावा हमारी जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। ये नहीं कि हमारी संस्कृति का हम मजाक उड़ाएं या हम दूसरी संस्कृति का तो सम्मान कर रहे हैं, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी और बहुत ही जांची परखी है। ये कहें कि वो इतनी गौरवपूर्ण है कि दूसरे देशों के लोग भी उस परंपरा का अनुसरण करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि हमारी जो पीढ़ी है वो अब उसका मतलब ज़्यादा समझने लगी है। बीच में शायद ऐसी स्थितियां आ गई कि हम उसका मजाक बनाने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, वही पुरानी सब बातों को समझ रहे हैं। उनका खान पान, संस्कृति, तीज त्योहार, इन सब के पीछे एक विशेष कारण है। हमारे यहाँ पर हर परंपरा के पीछे कारण है, तो उसको हम समझें और उसका संरक्षण करें और आगे उसका संवर्धन भी करें, आगे की पीढ़ी के लिए भी उसका संवर्धन करें।
इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण और जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यदि हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो हम स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, हम खुद ही नष्ट हो जाएंगे। यदि हमें वन, झील, नदी, वन्य जीव या अन्य हमारा पर्यावरण हमें सुरक्षित नहीं मिला तो हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखेंगे। तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक जीव जंतुओं की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। सबके प्रति हम दया की भावना रखें। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। हम दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखें, ये नहीं कि हम अंधविश्वासी दृष्टिकोण, हमारी संस्कृति को तो माने लेकिन अंधविश्वासी दृष्टिकोण नहीं रखें। मानववाद है, मानववाद किसी प्राणी मात्र, जीव मात्र के प्रति दया की भावना रखना, कुछ करने की भावना रखना, संवेदना रखना और ज्ञान अर्जन हमेशा करते रहें। सुधार की भावना अपने आप में, ये नहीं कि हम संपूर्ण हैं, हम संपूर्ण कोई भी नहीं है, सब में कमी होती है, आगे सुधार की गुंजाइश होती है, तो हम हमेशा सुधार की भावना का विकास करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। ये आगजनी, जो कोई भी बसों में आग लगा रहे हैं या कहीं तोड़ फोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति को, तो ये गलत है। हम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें क्योंकि हमारा प्रजातंत्र है देश, और प्रजातंत्र का मतलब है कि हम जो हमारी संपत्ति है वो सब कुछ हमारी है। हिंसा से दूर रहें। इसके अलावा जो 10वां कर्तव्य रखा गया, लास्ट कर्तव्य, वो था कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी आगे बढ़ने का प्रयास करें हम व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सके। अधिक से अधिक ऊंचाई छूने के लिए आवश्यकता है कि हम व्यक्तिगत भी प्रयत्न करते रहें और सामूहिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो 10 कर्तव्य थे, ये तो 1976 में 44वें संशोधन के द्वारा तय किए गए थे। और जो 11वां कर्तव्य है, जिसका मैंने बताया कि ये बाद में जोड़ा है, ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अनुसार हुआ है कि माता पिता और अभिभावक, यानी जो भी बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, उनका ये कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित बनाएं, यानी उन्हें शिक्षा जरूर दिलवाएं, अशिक्षित नहीं रहें। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। अब चूंकि कुछ भी होता है तो देखिए उसकी आलोचना होनी तो स्वाभाविक है, तो मौलिक कर्तव्यों की भी आलोचना हुई है और इस आलोचना को भी हम बिंदुवार पढ़ेंगे। ये मौलिक कर्तव्य पर्याप्त नहीं है, इस प्रकार की आलोचना हुई है कि ये जो कर्तव्य बताए गए हैं 11 कर्तव्य, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जो स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन में करों की अदायगी से संबंधित भी सुझाव दिए गए थे, यानी जो समिति बनी थी इनके लिए, और उनमें एक ये भी सुझाव दिया गया था कि ये कर्तव्य भी होना, उसमें रखा जाना चाहिए, लेकिन इस कर्तव्य को स्थान नहीं दिया गया। दूसरी चीज़ है, कुछ मौलिक कर्तव्य अस्पष्ट हैं, यानी पूरी तरह से उन्हें समझा नहीं जा सकता, उनका पालन नहीं किया जा सकता, जैसे मिश्रित संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद या वैज्ञानिक और सामूहिक उत्कर्ष। तो ये सब अपनी समझ से इनको लेते हैं। मिश्रित संस्कृति का क्या मतलब है? मिश्रित संस्कृति यानी हम पुरानी और नई संस्कृति को लें, या हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की संस्कृति का मिश्रण करें, या हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये अपना अपना, सबका अपना व्यू होता है, सबका अपना दृष्टिकोण है, अपना परसेप्शन है कि वो किन तरीके से इनको समझता है। इनको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। विद्वान इस प्रकार का इसकी आलोचना करते हैं और सामान्य व्यक्ति इनको नहीं समझ पाता है। हम तो राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो और उच्च शिक्षा पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तीसरी इसकी जो आलोचना की जाती है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी ये न्याय योग्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करे तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य एक आदर्श है, व्यवहारिक नहीं है, ऐसी इनकी आलोचना की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो है कि ये मौलिक अधिकारों की तरह न्याय योग्य नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ना ही किसी को दंड दिया जा सकता है। और ये नीति निर्देशक तत्वों से के साथ संलग्न है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हैं 51 में,
उसके साथ ही 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें ही मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं। तो ये न्याय योग्य तो नहीं है, यानी ये नीति निर्देशक तत्वों के ही समान है, लेकिन न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि जब भी वह कोई कानूनों की व्याख्या करेगी तो वह ये ध्यान रखेगी कि किसी मौलिक कर्तव्य का हनन तो नहीं किया है, व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों से दूर तो नहीं भगे हैं, क्योंकि अधिकार ही अपने आप में पूर्ण नहीं है। अधिकारों के साथ में कर्तव्यों की भी हमें पालना करनी होगी, तभी हमारे अधिकार जो हैं वो सही प्रकार से हमको मिल पाएंगे। तो नागरिक स्वयं इन कर्तव्यों को समझें, नैतिक रूप से स्वयं अपने आप को बाध्यकारी माने और इनका पालन करें। और जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त थी वर्मा कमेटी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में अनेक कानूनों का हवाला दिया जो कि इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। कभी मैं इस रिपोर्ट को आपको साझा करूंगी, यानी कुछ बातें उन्होंने बताई और बहुत सारे कानून हमारे संविधान में वर्णित हैं। हमारी जो न्याय संहिता है, देखिए हमारी जो इंडियन पेनल कोड है IPC, उसको अब एक दंड संहिता की जगह न्याय संहिता आने वाली है, अभी आई नहीं है। मेरा हो सकता है कि आप लोग वीडियो पढ़ें तब तक आ जाए, उसको लागू हो जाए। तो बहुत सारे हमारे ऐसे कानून बने हुए हैं जो कि इन जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको बाध्यकारी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा मौलिक कर्तव्यों का, और आपकी जो भी क्वेरीज हों वो आप मुझसे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको आगे क्या वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।